हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो शेरशाह था, शेरशाह, इससे पहले हम लोग शेरशाह का परिचय जाने। आज हम लोग शेरशाह के प्रारंभिक संघर्ष के रूप में जानेंगे। तो एक अच्छे समझ के साथ इसको जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि शेरशाह सूरी क्या करता है। तो इस थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे जीवन परिचय पर डालते हैं कि जब यह फरीद खां से किस प्रकार से शेर खां होता है, और शेर खां से यह किस प्रकार से शेर शाह बनता है। तो यहाँ जो शेरशाह खां था, वह जब दो विधवा से शादी करता है, एक दूदू बेगम से और एक लाड मालिका से। तो इस तरह से दूदू बेगम से जब यह शादी कर लेता है, तो इस तरह से दक्षिण बिहार का यह शासक बन जाता है। और उसके बाद जब यह लाड मालिका से शादी करता है, तो यह चुनार की किला का क्षेत्र इसके हाथों में आ जाता है। इस तरह से अब कहीं न कहीं शेर शाह अपने की जो शक्तियाँ थी, अब धीरे-धीरे वह बढ़ती जा रही थी, और वह अपने आप को एक शासक के रूप में चुनौतियाँ को स्वीकृत किया। और आगे होता क्या चीज़ है, अब उसके बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ से सीधे शेरशाह जो खां जो था, उसके लिए एक प्रारंभिक संघर्ष का दौरा शुरू हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर प्रारंभिक इसका संघर्ष। 1532 में शेरशाह ने दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी का सहयोग किया। देखिए 1500, यहाँ पर आप इससे पहले आप जान रहे थे कि बाबर का मृत्यु 1530 में हो गया। जब बाबर का मृत्यु 1530 में हो गया, तो 4 दिन बाद राज अभिषेक करवाया था हुमायूं। और हुमायूं जैसे ही सत्ता संभालता है मुगल काल का, तो उसी समय उसके लिए एक चुनौती आ जाती है हुमायूं के लिए। तो वह दोहरिया का युद्ध करता है। तो दोहरिया का युद्ध उसने जो महमूद थे, महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, इसके साथ यह दोहरिया का युद्ध करता है। और इस दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने मोहम्मद जो लोदी रहता है उसको हरा देता है। तो वहां पर जब मोहम्मद जो लोदी था, जब हुमायूं से युद्ध लड़ रहा था, तो उसी समय वहां पर शेर खां जाता है। और शेर खां महमूद जो लोदी था उसका सहयोग करता है। इस तरह से महमूद जो लोदी था और शेरशाह एक तरफ था, लेकिन हुमायूं एक तरफ था। वहां पर जो युद्ध हुआ दोहरिया का युद्ध, उसमें शेर खां जो महमूद लोदी का सहयोग कर रहा था, उस युद्ध में हुमायूं ने ये दोनों को हराया। और इस प्रकार से दोहरिया का युद्ध हुमायूं जीत जाता है। तो वहीं से जो महमूद लोदी था, इस प्रकार से उसको युद्ध में हराया कि वह अपना क्षेत्र छोड़ करके वह पलायन कर गया। और उसी समय जो शेर खां था, वहां से ये भी भाग निकला। और वह भागते हुए वह कहाँ आता है, तो यह अपने किला में आता है, जहां पर यह लाड मालिका से शादी करके वो किला का मालिक रहता है शेर खां। तो वह वहां से सीधे डायरेक्ट दोहरिया के युद्ध से वहां से शेर खां भागते हुए अपने किला की तरफ आता है। और वहीं से पीछे पीछे जो हुमायूं था, अपना 4000 सैनिकों के साथ उसका पीछा करते हुए आ जाता है। कहाँ पर? चुनार के किला में। और चुनार के किला के चारों तरफ से क्या कर देता है, घेराबंदी वहां पर कर देता है। और उसी समय जो कई दिनों तक वह डेरा डाला रहा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था। यहाँ पर शेर खां युद्ध के लिए कोई चुनौतियां स्वीकृत नहीं करता है। बाद में वहां पर संधि हो जाता है, और वह अपने मतलब पुत्र कुतुब खां को से हुमायूं के साथ उसके सेवा में लगा देता है, और साथ में धन दौलत दे देता है। और यही पर कहा जाता है कि जो हुमायूं था, अपने एक बड़ी भूल किया था। जबकि वहां पर वो चाहता तो शेर खां का वहीं से उसकी खेला समाप्त कर सकता था। लेकिन यहाँ पर इसकी एक बड़ी इससे भूल हो जाती है, जो आगे चल करके आप देखिएगा, हुमायूं को वही शेर खां यानी शेरशाह सूरी क्या करता है, उसको पूरे भारत से खदेड़ कर बाहर कर देता है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं हुमायूं ने एक बड़ी भूल की थी, जिसके कारण उसको भुगतना पड़ा। और वो उसकी सत्ता भी शेरशाह
शेरशाह सूरी के पास चला जाता है और साथ में वह भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। कौन? हुमायूं। तो आइए देखा जाए, हुमायूं द्वारा चुनार के किले को घेर लिया जाता है। संधि के तहत कुतुब खां को शेर खां हुमायूं के सेना में भेज देता है सेवा में। इस तरह से यहाँ पर जो शेर खां था या शेरशाह सूरी कह लो, इस प्रकार से वहां पर उसकी क्या होता है, जान बच जाता है और वहां पर इस चुनौतियों को स्वीकृत कर लेता है। और उसके बाद जब यह अपने पुत्र को भेज देता है तो उसके बाद हुमायूं हुमायूं जो था उसकी ख्यालें से जो शेरशाह से क्या हुआ, धीरे धीरे भूल चुका था और इधर शेरशाह सूरी अपना शक्ति और सेना को बढ़ाने में जोर जान लगा दिया था। तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सूरजगढ़ का युद्ध। ये जो सूरजगढ़ का युद्ध हुआ है, यह युद्ध हुमायूं ने लड़ा है और इस युद्ध में शेर खां ने बंगाल को जीता था। यहाँ पर हाँ, ये जो सूरजगढ़ का युद्ध है, ये युद्ध शेर खां लड़ा था, यहाँ पर हुमायूं नहीं लड़ा था। से सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में शेर खां ने बंगाल को जीता था। देखिए यहाँ पर होता क्या चीज है कि बंगाल को ये जैसे ही मतलब कि यहाँ पर ये आ जाता है चुनार के किला पर और दक्षिण बिहार में, तो यह कहीं ना कहीं ये भी एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभर रहा था। इसलिए ये भी क्षेत्राभियान करके अपने भारत के कुछ कई ऐसे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर यह युद्ध नीति के उपरांत उसे जीतने की कोशिश किया। तो सूरजगढ़ का यह 1534 में 1534 में सूरजगढ़ को ये जीत लेता है। उसके बाद साथ में यह अवध को भी जीत लेता है। लेकिन इसी समय हुमायूं गुजरात में बहादुर शाह से युद्ध जीत कर आता है। देखिए जब 1534 में यह बंगाल को अवध को यह अपने क्षेत्र में ले लिया था, यानी बंगाल को जीतने के बाद जो शेरशाह था वह अवध के क्षेत्र में जाता है क्षेत्राभियान करने के लिए और क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इसी समय 1500 उस समय 34 की बात है शेर खां का, और उसके बाद इसी समय 1535 में होता क्या चीज है कि हुमायूं जो था गुजरात के क्षेत्र में जो बहादुर शाह था इससे युद्ध करने के लिए निकला था, यानी गुजरात को मिलाने के लिए निकला था। और वहां पर ये भी जब पहुंचता है हुमायूं तो बहादुर शाह युद्ध करने के लिए वहां पर तैयार नहीं होता है और वह करता क्या चीज है कि वहां पर एक संधि हो जाती है, बहुत सारे धन दौलत दे देता है हुमायूं को और हुमायूं वहां से संधि के उपरांत वह वहां से लौट रहा होता है इसी समय। तो युद्ध जीत कर आता रहता है। हुमायूं शेरशाह से युद्ध करने के लिए बिहार की ओर रवाना हो जाता है। तो उसी समय जब यह गुजरात से जब लौट करके आ रहा था हुमायूं, तब उसी समय इसको भनक लग गया कि यहाँ पर शेरशाह जो यहाँ पर शेरशाह सूरी है वह क्या किया है, अवध को जीत करके फिर पुनः वह बंगाल के बिहार के क्षेत्र में यानी बंगाल में पश्चिम बंगाल में शेरशाह सूरी ने कई प्रांतों को जो हुमायूं का एक क्षेत्राधिकार था उसमें यह युद्ध करके अपने क्षेत्र को मिला रहा होता है। तो इसी भनक की जब जानकारी मिल जाता है हुमायूं को तो वह यहाँ से वह बिहार की ओर जाता है, बिहार की ओर बढ़ता है और बिहार की ओर बढ़ने के बाद होता क्या चीज है, अब आमने सामने शेरशाह यानी शेर खां और इधर हुमायूं बिहार में एक दूसरे के सामने हो जाते हैं और एक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है और वहां पर एक दमेदार युद्ध होती है। तो चलिए आगे देखा जाता है। यहाँ पर एक चौसा का जो युद्ध आपने सुना होगा उस पृष्ठभूमि का एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है 1539 में। ये बक्सर में पड़ता है चौसा। वहीं पर इधर बंगाल में गया हुआ था कौन, शेरशाह शेर खां, और वहां से कई क्षेत्र को जीत करके यह अपना बिहार की तरफ आ रहा होता है कौन, शेर खां। और उसी समय इसको भी जब गुजरात से लौट रहा होता है तो इसको जानकारी हो जाता है कि नहीं, शेर खां बंगाल को जीतकर वह बिहार में कई क्षेत्रों को जीतना चाहता है। उसी समय ये भी अपने सेना का बटालियन लेकर के ये भी बिहार की ओर निकलता है और चौसा के पास लोग ये दोनों में क्या हो जाता है, मुठभेड़ हो जाता है, नहीं आमने सामने हो जाते हैं। और वहीं पर कहा जाता है कि शेर खां के पास अधिक बल थे, सैनिक बल थे, जिसके कारण
वह शेर खां ने हुमायूं के ऊपर धावा बोल दिया और हुमायूं तत्कालिक परिस्थितियों को समझ नहीं पाया, इसलिए वह गंगा में छलांग लगा देता है हुमायूं। और वहां पर गंगा में छलांग लगा देने के कारण यहाँ पर शेर खां समझ जाता है कि अब तो वो मर गया, लेकिन वहां पर जो निजाम नामक एक भिष्टी था, वह हुमायूं का जान बचा लेता है, जिसके उपलक्ष्य में हुमायूं उसे एक दिन का राजा बनाता है। तो इस तरह से वह एक दिन के लिए वह निजाम नामक भिष्टी को राजा बनाया था, जो कि चमड़े का सिक्का वो चलाया था। अब यहाँ से वही होता है कि शेर खां जो यहाँ पर चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा देता है, और वहीं पर यह शेर खां शेर शाह की उपाधि धारण करता है। शेर खां जो पहले शेर खां रहा होता है, पहले यह शेर खां हुआ रहता है, तो अब यहाँ पर शेर शाह की उपाधि को धारण करता है चौसा के युद्ध में। जैसे कि आपने सुना होगा शेर, इसको शेर शाह, जो शेर खां की उपाधि जो बाहर लोहानी था यानी मोहम्मद शाह ने दिया था, जब वहां पर नौकरी करता था, एक शेर की हत्या किया था। उसके बाद जब यह उसकी विधवा दूदू खां से जब यह शादी कर लिया था, तो वहां पर हजरत ए आला का उपाधि धारण किया था। और यहाँ पर चौसा के युद्ध में यह जब जीत जाता है हुमायूं से, तो यहाँ पर शेर शाह का उपाधि को धारण करता है। तो इस तरह से ये युद्ध को जीतने के बाद अब जो शेर शाह था, कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभरा, और यह हुमायूं के लिए एक चुनौती पैदा कर दिया। और उसका जब इसको जानकारी हुआ कि हुमायूं अभी मरा हुआ नहीं, बच गया है, तो फिर से ये अपना एक युद्ध नीति का पृष्ठभूमि तैयार करता है, और बिलग्राम यानी कनौज के युद्ध में फिर 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में एक युद्ध होता है कनौज का या बिलग्राम का, जिसमें वहां पर भी क्या करता है जो शेरशाह था वह जीता। और इस प्रकार से हुमायूं को जो मुगल का शासक था, उन्हें इस प्रकार से भारत से खदेड़ कर भारत से बाहर कर दिया कि समस्त भारत क्षेत्र में कोई भी मुगल का एक शासन प्रशासन नहीं था, जिसकी सपना वह चंदेरी के युद्ध में वह सोचा था। तो इस तरह से यह मुगलों को भारत से बाहर की ओर खदेड़ने में इसकी एक जो नीति थी, और यह सफल रहा। तो आगे हम लोग चलते हैं कि कनौज का युद्ध बिलग्राम 1540 में, इसके बाद जो यह करता क्या चीज है कि यहीं पर एक दो बातें यहाँ पर आपको समझना है। जब चौसा का युद्ध जीत जाता है, तो यह बिलग्राम का युद्ध करता है, और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा देता है। तब वहां पर यह सूर वंश का स्थापना करता है, शेरशाह सूरी सूर वंश का स्थापना करता है। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध के बाद भारत से मुगलों का जो शासन प्रशासन था वह समाप्त हो गया, यानी मुगल वंश समाप्त हो गया, तो वह कनौज के युद्ध से। और एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि वह कौन सा ऐसा युद्ध है जिसके बाद भारत में एक सूरवंश का स्थापना हुआ, तो वो भी आता है बिलग्राम का युद्ध। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो यहाँ से होता है। तो यह इसी समय यह सूरवंश 1540 से 45 तक के लिए स्थापित करता है। फिर उसके बाद यह क्या करता है, अभी जब यह सूरवंश का स्थापना कर देता है, तो अब यहाँ पर शेर खां के लिए एक चुनौती बन जाती है कि वो अपने राज्य अपने क्षेत्र का विस्तार कैसे करे। तो यहाँ पर देखिए, हुमायूं जब शेर शाह ने जब हुमायूं को भारत से खदेड़ा, तो यह सिंध की ओर भागा। तब उस समय करता क्या चीज है, जो शाह था, यह एक गफ्फर जाति थी, जो एक गफ्फर जाति का एक प्रदेश यानी क्षेत्र था, जो ये लोग अक्सर ज्यादा हुमायूं को सपोर्ट करते थे। तो इसने क्या किया कि शेर शाह ने इन जातियों को जो इसको सहायता करने में ज्यादा सहयोग करती थी, तो इनके जो क्षेत्र था, पेशावर था, वहां पे यह धावा बोला शेरशाह, और इनको आक्रमण करके ऐसे इनको दबाने की कोशिश किया कि यह फिर हुमायूं का यह सहयोग ना करे, लेकिन यह ऐसा करने में वह असमर्थ हो जाता है। अब यहाँ पर यह जो दबा माने चाहा था वो तो नहीं कर पाया, लेकिन इसके बाद बंगाल का जो आता है, बंगाल में उसी समय क्या होता है कि विद्रोह हो जाता है। वहाँ के जो लोकल के जो लोग थे, वहां पर उसी समय जब इधर
यह इसकी ध्यान चौसा और दिल्ली की तरफ और आगरा की तरफ आ जाता है, तो कहीं न कहीं इसको ज़्यादा समय हो जाता है। तो बंगाल में वहाँ की छोटी प्रजातियाँ ने वहाँ बंगाल पर एक विद्रोह कर देती है, किसके? शेरशाह के खिलाफ। तो इसको जब जानकारी होता है तो 1541 में वहाँ पर जाता है और वहाँ के विद्रोह को शेरशाह ने दबा देता है पूर्णतः। लेकिन ये जो यहाँ पर जो हुआ था विद्रोह, उसको दबाने में यह असमर्थ रहा। फिर उसके बाद मालवा के मल्लू खां यानी कादिर खां पर आक्रमण किया और उन्हें भी इस प्रकार से विवश कर दिया कि वह आत्मसमर्पण कर दिए 1542 में। इस तरह से यह जो पेशावर को अपने क्षेत्र में लिया, बंगाल को लिया, मालवा। अब यहाँ पर जो शेरशाह था, तो इस तरह से क्या किया, मुगलों को पूर्णतः भारत से बाहर कर दिया और उसके साथ-साथ में जो ऐसे क्षेत्र से जो बगावत कर रहे थे, उन क्षेत्रों को यह वहाँ के विद्रोहों को दबाने में सफल रहा और इस तरह से यह भारत में एक अपनी शक्ति के साथ-साथ और अपनी जो क्षेत्राधिकार था उसे बढ़ाने में यह क्या रहा, सफल रहा। अब यहाँ पे आता है, अब तो मुगल पूर्णतः भारत से उनकी जो कहानी थी समाप्त हो चुकी थी। अब इसके लिए राजपूत से संघर्ष था। यानी राजपूत से इसके लिए एक बड़ी चुनौती आ चुकी थी और यहाँ पर राजपूत से जो संघर्ष करना था, तो यहाँ पर कहीं न कहीं शेरशाह को राजपूतों से डर था। इसने किया क्या कि ये राजपूतों को दबाने के लिए या राजपूतों के ऊपर शासन करने के लिए एक अभियान चलाया। यहाँ पर एक अभियान चलाता है और यह करता क्या है कि जो रायसीन का क्षेत्र रहता है, वहाँ पर 1543 में आक्रमण करता है और वहाँ का राजा जो थे पुनर्मल थे, वहां पर अपने सैनिकों के साथ जाकर के उनके किला को घेर लेता है और उस किला को घेरने के बाद कई दिनों तक घेरा रहता है और उस किला के अंदर जो राजा जो पुनर्मल थे और उनके साथ उस किले में बहुत सारे राजपूत जो कन्याएं थी, महिलाएं थी। तो इस तरह से यहाँ पर राजा जो पुनर्मल थे शेरशाह से युद्ध के लिए कोई चुनौती को स्वीकृत नहीं किए। इस तरह से अंत में वह एक वहां पर एक क्या होता है कि एक संधि पत्र बनता है और उस संधि पत्र बनने के उपरांत जब राजा पुनर्मल के पास आता है और तो वहां पर जो राजा पुनर्मल रहते हैं वह संधि के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो साफ बोल देते हैं कि हमें शेरशाह पर विश्वास नहीं है। यदि हम संधि कर लिए और उसके बाद यदि शेरशाह हम लोग के ऊपर आक्रमण करके किसी को आघात पहुंचा देगा, इस बात को मुझे क्या है, डर है। लेकिन यहाँ पर जो शेरशाह था बहुत चतुराई का काम किया था, उसने साफ साफ बोला कि नहीं, हम यहाँ पर जो संधि आपसे करेंगे उसके बाद कोई भी राजपूत राजा को हम यहाँ पर घाटा पहुंचाने का कार्य नहीं करेंगे। इसके बदले में हमें यह जो रायसीन का क्षेत्र किला है वो हमें चाहिए और धन दौलत। इस तरह से बहुत कहने के बाद और यहीं पर यह कुरान का कसम खाता है अपने पुत्र कुतुब जो खाता उसके सामने। लेकिन जब यह संधि के उपरांत ये तय हो जाता है, राजा पुनर्मल जब इसकी कसम जब खा लेता है तो तैयार हो जाते हैं और वह राय जो सीन का क्षेत्र का जो किला था उसे भी धन दौलत दे देते हैं। लेकिन जैसे वे लोग इस किला से निकल करके किसी कैंप में रात बिताने की कोशिश करते हैं, उसी समय कहा जाता है कि शेरशाह ने अपनी जो जुबान था और जो अपना उसका जो वचन था उसे तोड़ करके उस कैंप को चारों तरफ से रात भर में क्या किया, उसे घिरवा लिया। और वहीं पर जब पता चल जाता है राजा पुनर्मल को, तो वहां पर वो करते क्या चीज है कि जो राजपूत महिलाएं थी उनके साथ उन्हें जौन प्रथा के लिए यानी वे समझ गए कि यहाँ पर हमारे साथ बड़ा विश्वासघात हुआ है और यहाँ पर जो उन्होंने नीति अपनाया, जितनी भी महिलाएं थी जौन प्रथा के तहत उनको स्वीकृत कर दिया। यानी महिलाएं खुद को वह अपने आप को क्या यहाँ पर आत्महत्या कर ली और वहीं पर राजा पुनर्मल ने जब महिलाएं आत्महत्या कर ली तब वहां पर एक युद्ध के लिए वह पूर्णतः तैयार हो गए और उस युद्ध में हालांकि जो शेरशाह था यहाँ पर राजपूत राजा
जो राजा पुनर्मल थे उनकी मतलब हराया भी इस युद्ध में और उनकी कहानी भी समाप्त कर दिया। उसके बाद यहाँ पर होता क्या चीज़ है कि इसका जो कुतुब खां जो बेटा रहता है, वह इस जो शेरशाह के जो वचन दिया रहता है, इससे बहुत वह शर्मिंदा होता है और शर्मिंदा होने के बाद यह अपने आप को आत्महत्या कर लेता है। और यहाँ पे इस बात को बहुत इसको चिंता सताता है कि ये शेरशाह जो था यहाँ पर अच्छा काम नहीं किया, यहाँ पर बहुत भारी गलत काम किया। तो वही यहाँ पर राय सिंह किले के बाहर चारों ओर से घेर लिया, लेकिन उस किले के राजा पुनर्मल के साथ कई राजपूत महिलाएं थी, इसलिए काफी लंबे समय तक वह युद्ध नहीं हुआ। तो एक संधि पत्र तैयार किया गया, लेकिन संधि मानने के लिए पुनर्मल राजा तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको डर था किसी किसी कहीं यानी कभी यानी किसी कहीं शेरशाह धोखा न कर दे। लेकिन शेरशाह अपने पुत्र कुतुब खां के सामने कुरान का कसम खा करके बोला कि मुझे किले के साथ धन जब मिल जाएगा तब हम कभी नहीं राजपूत जो राजपूतों को जान से मारेंगे। लेकिन यहाँ पे यह गलत वादा किया था और ऐसा वह किया। इस तरह से वह नजरों में क्या करता है, यहाँ पर जो कुतुब खां के गिर जाता है। और यहाँ पे एक सवाल भी उठता है, यहाँ पर जो शेर खां ने ऐसी नीति जो लगाया, यह बिल्कुल गलत थी।